हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 1/FD। ठीक है, 1/FD क्यू ज्ञात करना जब क्यू बराबर x के घात m, जहां m धन पूर्णांक हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हमने उन सभी स्थितियों में पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना सीख लिया है, जिसमें सबसे पहली स्थिति में क्यू क्या था? e की घात ax था। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि अगर क्यू के रूप में साइन ax या कॉस ax हो तब हम उस समय पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से ज्ञात करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक हमने देखा और अनेक सारे सवाल भी हमने देखे। तो दोस्तों, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि यदि q के रूप में हमारे पास x के घात m हो, ठीक है, जहां m क्या है? धन पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तब उस स्थिति में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, हमें इन सभी सवालों को हल करना है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक में जब हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो हम लोग जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, परंतु जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो चूंकि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहां पर हमारे पास, जब हम आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते जाएंगे ना, तो हमारे पास इन सभी सूत्रों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पर वो सूत्र लिख दिए हैं, एक एक घात वाला, फिर दो दो घात वाला, फिर तीन तीन घात वाला, सभी सूत्र लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिए, पावर में ऋणात्मक है दोस्तों। ठीक है, माइनस माइनस, -1 पावर, -2 पावर, -3 पावर, ये सभी लिख दिए गए हैं। इनको याद करना बहुत आसान है। देखो 1 + x की घात में -1, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? 1 - x + x² - x³। मतलब याद करने का तरीका क्या है? अगर मान लीजिए अंदर प्लस है, यानी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है दोस्तों? माइनस है, तो हमेशा क्या होता जाएगा? अल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और बस 1 से शुरू होगा और फिर x बढ़ता जाएगा, जैसे x² x³। तो x का एक एक घात वहां पे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। शुरुआत 1 से होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों जगह माइनस है दोस्तों, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करना है? सारे के सारे टर्म्स प्लस। तो चीजें वही है, बस सारे प्लस हो गए, जो पहले माइनस थे वो भी प्लस हो गए। ठीक है, तो देखो ये दोनों सूत्र आपको एकदम ऐसे ही याद हो गए होंगे। अगर मान लीजिए पावर में -2 है, यहाँ प्लस है और पावर में -2 है, उस समय क्या करेंगे दोस्तों? इसका सूत्र क्या है? 1 - 2x + 3x² - 4x³ प्लस इसी तरीके से आगे चलते जाएगा। मतलब कुछ नहीं, इसके गुणांक आप देखो, 1 2 3 4, मतलब गिनती चल रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस गिनती चलती जाएगी। और चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, इसलिए दोस्तों प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है। अगर मान लीजिए दोनों जगह माइनस हो जावे तो फिर सारे के सारे प्लस हो गए हैं, देखो। ठीक है, तो आप उसको कंपेयर करते हुए ना याद करोगे तो बहुत सरल पड़ेगा। देखो ऊपर माइनस अंदर प्लस, तो प्लस माइनस वाला पैटर्न। अगर दोनों जगह माइनस है तो सारे प्लस प्लस। अगर दोस्तों मान लीजिए इधर माइनस और इधर प्लस हो तो क्या होगा दोस्तों? बताइए अब क्या पैटर्न चलेगा? तो दोस्तों अब कोई पैटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि घात में एक है, तो इसका 1 - x की घात में 1 मतलब 1 - x, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये द्विपद प्रमेय से जो प्रसार हुआ है दोस्तों, ये प्रसार में अनंत पद है, और याद रखिएगा ये सिर्फ तब होगा जब माइनस में घात रहेगी। देखो दिख रहे, घातांक क्या है? ऋणात्मक है। अगर मान लीजिए घातांक जो है अगर धनात्मक रहेगा ना, जैसे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4, तो उस स्थिति में ये अनंत पदों वाली श्रेणी बनेगी। अब जैसे मान लीजिए 1 - x का घात 2 है, तो इसमें क्या अनंत पद बनेंगे? नहीं, इसमें तो कितने पद बनेंगे? 3 पद बनेंगे, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो इसको बकायदा आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो घात में अगर ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तभी ये अनंत पदों वाली श्रेणी हमें प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। चलिए
अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक बात आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास जब हम सवाल बनाएंगे ना, तो हमारा सामना यानी हमको इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ, एक बात मेरे मन में अभी जस्ट अभी आई एक बात, तो वो आपको बताता हूँ कि देखो, जब आप द्विपद में पढ़े थे कक्षा 11वीं में, जब हमने द्विपद में पढ़ा था, तो उसको आप याद कीजिएगा। यदि घात में मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, घात में क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक अर्थात कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पावर में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो समझ लीजिए कि जब इसका अपन प्रसार करेंगे, इसका एक्सपांसन करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पावर 2 है, पॉजिटिव है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव पूर्णांक है ना, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पद है, यानी परिमित यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। परंतु यदि घात में नेगेटिव इंटीजर या फिर कोई फ्रैक्शनल अर्थात भिन्नात्मक घात अगर हो, तो समझ लीजिए कि उसके प्रसार में पदों की संख्या अनंत होगी। तो ये आप 11वीं कक्षा की गणित की बुक में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, भिन्नात्मक घात या ऋणात्मक पूर्णांक घात की स्थिति में ये अनंत पद होते हैं इसमें। तो अभी देखो, मतलब नेगेटिव इंटीजर वाला पावर है यहाँ पे, ठीक है, पावर ग्रुप में नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए इन्फिनाइट टर्म्स तक का बनेगा। परंतु अब आप इस बात से घबराइए नहीं कि सर हमको ये सूत्र लगाएंगे तो इन्फिनाइट टर्म्स तक का हम कैसे हिसाब किताब करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सवाल बनाने की देर है, इसलिए मैंने इसके यहाँ पे नियम नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब मैं सवाल आपको बताऊंगा तो सवाल के बताते जाने के साथ साथ मैं उसमें जो जो नियम, जो जो स्टेप्स उसमें फॉलो करने, वो सब आपको सिखाता चलूंगा। तो चलिए, अब बिना देर किए हम सवालों को बनाना शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पे सवाल दिया आपको डी स्क्वायर माइनस 4 वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, डी के स्थान पर एम रखते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, एम बराबर प्लस माइनस 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुरंत आ जाएगा दोस्तों, c1 e की घात 2x, c2 e की घात माइनस 2x, ठीक है। अब बारी आती है पी आई की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब वो नियम, ठीक है, x की घात m के लिए हम किस तरीके से काम करेंगे आगे, वो सारे नियम अब आपको हम बताते चलेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं 1/ft, ft के रूप में हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये डी स्क्वायर माइनस 4 हमने लिखा, और q के रूप में अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, नियम अब ध्यान से सुनते जाइएगा, और वही 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 काम आपको इस टाइप के हर सवाल के लिए करना है, जहां जहां आपके पास q के रूप में x की घात m दिखेगा, ठीक है, तो आपको वही वही नियम, जो स्टेप्स अभी हम आपको बतलाएंगे, वही लगाते जाना है और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखो, नियम ये कहता है कि आपको यहाँ पर एफडी के रूप में जो कुछ भी दिखेगा, ठीक है, उसको आपको क्या करना है बताऊं, वन लाना है, कुछ भी करके क्या लाना है, वन लाना है, फिर बाकी बची चीजों को लिखना है, तो वन माइनस कुछ कुछ या वन प्लस कुछ कुछ रूप में लाना है। तो आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, अब मैं कहूंगा ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा आपको। नियम क्या कहते हैं, आपको यहाँ जो कुछ भी मिले उसको वन प्लस कुछ कुछ के रूप में या वन माइनस कुछ कुछ, ये कुछ कुछ कौन है, डी का कोई फंक्शन, यानी यहाँ डी वाली चीजें रहेंगी, ठीक है, डी के टर्म्स रहेंगे, और वो भले यहाँ कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु वन को अकेला रखना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो वन कहीं दिख भी नहीं रहा है, कैसे वन को अकेला करेंगे, तो मैं कहूंगा अगर वन न दिखे तो आप वन को लाओ, कैसे भी करके लाओ। तो देखो, ये जो 4 दिख रहा है, अगर मैं 4 को यहाँ से कॉमन ले लूं तो मुझे इस 4 की जगह पे 1 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बता दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम करता हूँ, 4 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा दोस्तों, डी स्क्वायर, बोलोगे सर 4 कॉमन ले लिया आप, यहाँ तो 4 है ही नहीं, 4 कॉमन लिए हो परंतु यहाँ 4 है ही नहीं, तो जहां नहीं है वहां बटे में डालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अपन अंदर गुणा करेंगे तो वापिस अपने को इतना ही मिलना चाहिए, ये देखो ऐसे, ठीक है। मुझे 1 चाहिए तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ जो भी चीज दिया रहेगा उसको 1 प्लस कुछ कुछ या 1 माइनस कुछ कुछ के रूप में बिठाना है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, आपने कहा 1 प्लस कुछ कुछ या 1 माइनस कुछ कुछ के रूप में आप बिठाओ, परंतु यहाँ पर तो 1 तो इस तरफ लिखा है, इधर लिख दिया है, आपने कहा कि 1 प्लस कुछ कुछ या 1 माइनस कुछ कुछ, परंतु यहाँ 1 इधर लिखा है, 1 इधर होना चाहिए ना, तो वो भी लाना पड़ेगा, अब इसको पलट दो, ठीक है।
दोस्तों आपको ये वाला स्टेप तो समझ में आएगा कि 4 कॉमन निकलने के बाद ये कैसे आया। तो 4 कॉमन निकलने के बाद इधर 4 नहीं था इसलिए बटे में लिखना पड़ा, और इधर 4 कॉमन निकलने के बाद 1 आया। परंतु हमारे को तो मतलब हमको तो इन दोनों में से कोई एक रूप चाहिए, तो हमको 1 यहाँ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। पलटते हैं ना, क्योंकि बीच में माइनस है, तो पलटने पर माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये -1/4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 - d²/4। अब देखो ये इस दोनों में से किसी एक रूप में दिख रहा है, हाँ माइनस था ना, तो इसलिए इस रूप में दिख रहा है, ये वाले रूप में दिख रहा है। तो दोस्तों ये काम आपको करना पड़ेगा, यानी नीचे वाली चीज को आप 1 प्लस कुछ कुछ या 1 माइनस कुछ कुछ के रूप में लाओ ही लाओ, पहले तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, सरल तरीका आपको हम बतलाने जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है सुनो, -1/4 से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम -1/4 को वैसे रहने देते हैं, और इस पूरी चीज को अब ऊपर उठा दीजिए, तो 1 - d²/4 की पावर में हो जाएगा -1, क्योंकि नीचे कितना पावर है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, इसलिए ऊपर जाएगा, तो ये -1 पावर हो जाएगा, और ये x²। दोस्तों कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये माइनस साइन था, इसी कारण पलटने पर यहाँ पे माइनस बाहर निकला है। अगर मान लीजिए ये प्लस होता ना दोस्तों, ठीक है, मान लो ये प्लस होता, ठीक है, d² प्लस मतलब d²/4, ठीक है, d²/4 +1 कुछ इस तरह से होता ना, तो फिर प्लस वाले को तो अपन पलट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है, इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ माइनस आ रहा, इसी कारण पलटने से माइनस बाहर आ गया दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ हमने उसको ऊपर भी उठा दिया। अब बोलोगे सर ये स्टेप तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए, परंतु ये हम कर क्यों रहे हैं, इसका कारण भी पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब तामझाम हम लोग इसलिए किए ताकि हम यहाँ वाली चीज को इनमें से किसी एक रूप में फिट कर सके, ताकि हम वो सूत्र लगा सके जो हमने यहाँ पे लिखा है इतने मेहनत से। अब आप गौर कीजिए यहाँ पे कौन सा सूत्र लगने लायक है इनमें से, तो घातों का देखिए, इसमें जो घात है उसको देख लीजिए, माइनस घात है, -1 घात है और अंदर भी माइनस है, तो ऐसा कहाँ है जहाँ -1 घात है और अंदर भी माइनस है, तो यहाँ पे तो अंदर में प्लस है, यहाँ माइनस है अंदर, तो समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला सूत्र इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। कितना सरल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बहुत इजी है। यहाँ भी माइनस है, पावर में -1 है, ऐसा केवल यहाँ दिख रहा है, तो बस चुपचाप आप ये वाला सूत्र यहाँ लगा लीजिए, x के रूप में किसको देखते चलिए, d²/4 को देखते चलिए और सूत्र लगा दीजिए दोस्तों। तो क्या होगा बताइए, तो ये होगा, ठीक है, हम पी निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों, देखो -1/4 तो अपनी जगह पे, ठीक है, -1/4 से हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सूत्र लगा रहे हैं अब हम लोग, तो 1 - x, इसको x के रूप में देखो, 1 - x की घात में -1, सूत्र क्या कहते हैं, 1 + x + x² + x³ लगा दीजिए, 1 + x के रूप में किसको देख रहे हैं, d²/4 को देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए 1 + x के बाद क्या आता है दोस्तों, x², x² मतलब d²/4 का स्क्वायर, d²/4 का स्क्वायर, और इस तरीके से आगे चलते जाएगा, परंतु हम उसको लिखेंगे नहीं। अब आप कहेंगे सर लिखेंगे क्यों नहीं, सूत्र है आपको तो लिखना चाहिए पूरा, परंतु दोस्तों ध्यान दीजिए, सूत्र तो आप लगाएंगे ही, परंतु सूत्र को कितने पदों तक खींचना है, कितने पदों तक हमारा काम हो जाएगा, कितने पदों तक खींचने की हमको कोई आवश्यकता नहीं, ये सब चीजें कौन तय करेगा, ये सब चीजें तय होंगी यहाँ जो लिखा है उससे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ तक लिख के क्यों छोड़ दिया, आगे इसको क्यों नहीं बढ़ाया, तो उसका कारण अब मैं आपको बतलाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिएगा, इधर कौन लिखा है, x²। अब आप मुझे बताइए कि x² का आप कितने बार अवकलन कर सकते हैं ताकि वो खत्म ना हो जाए। देखो x² का आप एक बार अवकलन करोगे, अर्थात एक बार जब इसमें d ऑपरेट करोगे तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। चलिए एक बार और उसमें d ऑपरेट कीजिए, ठीक है, यानी कि d² लगाइए, यानी कि एक बार d ऑपरेट करने के बाद अब उसमें एक बार और d लगाया जा रहा है, d² मतलब 2 बार अवकलन, तो एक बार और अवकलन करोगे तो कितना आएगा दोस्तों बताइए, तो अब 2 हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन 1 हो गया। एक बार अवकलन करने से इतना आया, दोबारा अवकलन करने से अर्थात d² निकालने से 2 हो गया। अब अगर मैं दोबारा अवकलन करने की सोचूं दोस्तों यहाँ पे, तो 2 का अवकलन तो सीधा क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा क्योंकि अब वो कांस्टेंट हो चुका है। तो उसका अवकलन यानी कि क्यूब तक तो हमारे पास खत्म हो जा रहा है पूरा। क्यूब डी क्यूब अपन निकाल रहे हैं तो वो बच ही नहीं रहा है, वो तो जीरो हो जा रहा है। तो मुझे क्या मतलब उसको क्यूब वाले को और चतुर्घात वाले को लिखने की, यानी दो घात से ऊपर लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि देखो एक्स की घात दो है ना दोस्तों, एक्स की घात क्या है, अधिकतम घात यहाँ पे दो है, तो समझ लीजिए ये डी स्क्वायर तक का सामना कर पाएगा, डी क्यूब में ये निपट जाएगा। अगर इसकी घात में दोस्तों यहाँ लिखी घात से ज्यादा होगा तो ये बचने वाला नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। तो जो चीजें जीरो हो जानी है उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो डी क्यूब नहीं मिलेगा, डी स्क्वायर के बाद डायरेक्ट डी की घात 4 मिलेगा। ठीक है, डी क्यूब अगर मिलता भी तो भी वो उस पर ऑपरेट होकर के उसको खत्म कर देता, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो ना, डी क्यूब मतलब 3 बार अवकलन, एक्स स्क्वायर का आप 2 बार अवकलन कर सकते हो, तिबारा करोगे तो हो तो जाएगा परंतु जीरो मिलेगा, कुछ होना कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, अब 3 बार अवकलन किया, आप खुद देख लो, आपने एक बार अवकलन किया 2x मिला, एक बार और अवकलन किया 2 मिला, एक बार और किया 0 मिल गया। अब मैं इधर अगर मान लो और दो घात से बड़ी घातों को लिखते जाता और जब उन सबको एक्स स्क्वायर में ऑपरेट करता तो खाली मेरे पास अगले लाइन में शून्य 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 लिखता में कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसकी घात को देखेंगे और डी वाली उन्हीं घात को यहाँ पे कलेक्ट कीजिए या उन्हीं घातों को बचा के रखिएगा जिनको यहाँ ऑपरेट करने से मुझे कुछ मिले, कुछ नॉन जीरो चीज मिले, और जिनसे जीरो मिल रहा है उनको छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमने जब ये सूत्र यहाँ पे लगाया दोस्तों, तो 1 प्लस एक्स की जगह में डी स्क्वायर बाई 4, और उसके बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, अर्थात डी की घात 4/16, उसको लिखा ही नहीं, क्या मतलब लिखने से, ये तो एक्स का वर्ग है, जब ये उस पर ऑपरेट होगा तो वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा, तो इसलिए उन घातों को हमने छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या होगा बताइए। अब कुछ नहीं करना है, बस आप इस पे ऑपरेट करते जाइए इसको। देखो -1/4 को आप ऐसे रहने दो, अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका इससे होगा तो ये एक्चुअली में एक ऑपरेटर है तो उस पर ऑपरेट होगा दोस्तों। तो कैसे ऑपरेट होगा ध्यान दीजिए, 1/4 डी स्क्वायर ऑपरेट होगा किस पे, एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, डी स्क्वायर ऑपरेट होगा एक्स स्क्वायर पे, और आगे की चीजें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझ गए, इसका विस्तृत कारण हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये बस आगे अगर लिखेंगे भी तो कुछ नहीं है, सब जीरो जीरो मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, -1/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, चलिए दो बार टी स्क्वायर मतलब दो बार अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे तो 2x, फिर एक बार और करेंगे उसका, ठीक है, यानी कि 2x का एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि x का 1 होता है तो 2 मिलेगा अपने को। तो ये 1/4 इंटू 2, तो कितना होगा दोस्तों, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 बचेगा, चलो इसको अंदर गुणा कर लो, तो -x²/4, और यहाँ से दोस्तों 2 एकम 2 दूनी 4 कटता है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा पहले, उसके बाद नीचे 2 बचेगा, 4 से गुणा होकर 8 हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो ये आपका मिला है दोस्तों, क्या चीज, ये आपका पीआई मिला है। अब फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अतः अभिष्ट संपूर्ण हल किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट संपूर्ण हल होगा y = CF + PI। तो C1 e की घात 2x, C2 e की घात -2x प्लस PI कौन है बताइए, तो PI है आपका, ठीक है, -x²/4 -1/8। ये आपका कंप्लीट उत्तर आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया दोस्तों। कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, दोस्तों सवाल कठिन नहीं है, सवाल बहुत सरल है, बस अच्छे से आप अगर उसको समझ जाते हैं
और पर्याप्त मात्रा में अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर सवालों में कुछ नहीं रखा है, बहुत ही सरल सवाल होते हैं दोस्तों ये, और इजीली बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, परंतु इसमें ध्यान किस तरह से अपने को थोड़ा ज्यादा देना है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। कैसे? ध्यान दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट यहीं से बनाना शुरू करता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें डी के स्थान पर एम रखना होगा, तो एम स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। ठीक, ये 5 है ना। ओके, चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ये एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6, क्योंकि 3 2 5 होता है और 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकलेगा, m माइनस 3 बराबर 0। m माइनस 3 कॉमन निकल के m माइनस 2, m के दो मान आएंगे, 3 और 2, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा दोस्तों c1 e की घात 3x, c2 e की घात 2x। ठीक है दोस्तों, हम फिर से कह रहे हैं कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, m जो अपने पास m की वैल्यूज आती हैं, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, रूट्स के नेचर के हिसाब से किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है, पूर्णतः विस्तार से, बहुत अच्छे से, नियमों सहित, अनेक सवालों सहित आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है, अब हम चलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ओर, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल अब हम लोग निकालते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें 1 अपॉन उसको लिखना पड़ेगा, एफ टी को डी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ठीक है, और क्यू के रूप में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है x। तो जितनी छोटी घात हो ना दोस्तों x की, उतना ज्यादा सरल पड़ता है। अब देखो, नियम को फिर से याद करो दोस्तों, नियम क्या कहता है, या तो हमको 1 प्लस कुछ कुछ के रूप में चाहिए, या तो 1 माइनस कुछ कुछ के रूप में चाहिए। ये कुछ कुछ कौन होता है? डी का कोई फंक्शन, डी वाली चीज। ठीक है, डी वाले टर्म्स। परंतु यहाँ पे 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है सर, तो मैं कहूंगा अरे 1 नहीं दिख रहा है तो 1 लाइए। कैसे लाएंगे? इस 6 को हटा दो तो वहां 1 बचेगा, अर्थात 6 आप कॉमन ले लो सब में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी में से हम 6 कॉमन ले रहे हैं, तब बताइए नीचे क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 1। अच्छा, बीच में प्लस है, इसलिए यहाँ वो दिक्कत नहीं रहेगा कि भाई पलटने पे माइनस कॉमन ले लो, उस टाइप का दिक्कत नहीं है। वहां था क्योंकि माइनस था, तो जब पलट रहे थे तो माइनस बाहर निकला था, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 कॉमन निकल के 1 बचा रहा हूँ। ठीक, और डी स्क्वायर माइनस 5d लिख रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है इसलिए इनके बटे में 6 आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है ना, तो 6 को आप अंदर गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा, देख लो, चेक कर लो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 1/6 हो गया, फिर से वही बात कि यहाँ घात 1 है, तो इस पूरी चीज को अगर अपन ऊपर चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d बटे 6 पूरे की घात में -1 हो जाएगा दोस्तों। अब आप खुद तय कीजिए कि कौन सा सूत्र लगेगा सर। यहाँ प्लस है, यहाँ -1 तो -1, परंतु यहाँ प्लस, अर्थात पहला फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है दोस्तों। और x के स्थान पर आपको साक्षात डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 6 नजर आ रहा है, तो देर किस बात की, लगा दीजिए सूत्र और ला लीजिए आंसर। तो 1/6, चलिए सूत्र लगा रहे हैं, क्या होता है सूत्र? अच्छा, एक और बात फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्र को कितना लंबा खींचना है? उतना ही खींचना है जितना कि हमारा काम हो जाए, काम चल जाए। जो अनावश्यक पद हैं, जो आखिर x पर ऑपरेट होकर के 0 देने वाले हैं, 0 मिलने वाले, उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आप काम कीजिए यहाँ पे। तो 1 माइनस x, और x की जगह में ये,
तो x की जगह में ये जब मैं बोलूंगा तो ये जो ये है ना उसपे से जो डी स्क्वायर है दोस्तों वो इस पे लग करके सीधा जीरो देना है, क्योंकि देखो डी स्क्वायर मतलब 2 बार अवकलन। अच्छा हाँ, डी स्क्वायर मतलब 2 बार अवकलन, और एक एक्स का सामना जब होगा डी स्क्वायर से तो एक बार अवकलन करने पर 1 आ जाएगा, एक्स का अवकलन 1, और एक बार और करोगे तो 0 हो जाएगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि डी स्क्वायर का यहाँ पे कोई मतलब रोल तो है परंतु वो सीधा 0 देने वाला है। तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, परंतु चलिए अब मैं पहली बार अभी पहली लाइन लिख रहा हूँ, फॉर्मूला जस्ट लगा रहा हूँ, तो एक बार मैं उसको पूरे को लिख देता हूँ। चलो, डी स्क्वायर माइनस 5d अपॉन 6, चलिए 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर मतलब इतने पूरे का स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा, है ना भाई, ये देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, और बाद में कौन है एक्स। चलिए मैंने फॉर्मूला लगा लिया दोस्तों ताकि आपको क्लियर हो जाए, कहीं डाउट ना हो। अब आप ध्यान दीजिए कौन कौन से पद मेरे पास काम के हैं, कौन कौन से पद बचेंगे। देखो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, x को जब 1 से गुणा करेंगे, देखो ये पूरा ब्रैकेट है और ये x है, ये पूरी तरह से इस पे एक ऑपरेटर का काम कर रहा है, परंतु ये तो अचर है, ये तो एक संख्या है, ठीक है। तो x का यहाँ गुणा करोगे तो x एक कम x हो जाएगा। अब इसमें से कौन कौन x पर क्या क्या इफेक्ट डालेगा ये देखो, डी स्क्वायर जब x पर ऑपरेट होगा तो उसको 0 कर देगा, क्योंकि डी स्क्वायर मतलब 2 बार अवकलन, x एक बार अवकलन से 1 बन जाएगा, दोबारा अवकलन से 0 हो जाएगा, तो ये उस पर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो -5d/6, और d क्या है, प्रथम अवकलन यानी एक बार अवकलन है, तो x का अवकलन करने से 1 मिलेगा, मतलब ये चीज काम की हमारे। तो खुद -5d/6, लेकिन यहाँ भी माइनस है तो ये 5 प्लस हो जाएगा 5/6d, और ये लगेगा किस पे, x पे लगेगा। आगे की चीजें कोई मतलब की नहीं, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक तो यहाँ डी स्क्वायर है, फिर यहाँ 5d है, और ऊपर में वर्ग है ना दोस्तों, तो जब आप a माइनस बी का वर्ग का सूत्र लगाओगे तो क्या होगा, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। कहीं पर भी आपको सिर्फ d मिल जाए ऐसा नहीं होगा, देखो क्योंकि देखो a का वर्ग करोगे मतलब b के वर्ग का वर्ग यानी d की घात 4 घात यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर b का वर्ग मतलब 5d का वर्ग मान लो करते हो आप, तो कितना होगा 25d का वर्ग, फिर 2ab करोगे तो d की घात 3 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के सब एक से बड़ी घात वाले x पर ऑपरेट होकर के सब उसको 0 बना ही देंगे, क्योंकि x एक बार अवकलन तक बस टिक सकता है, ठीक है। फर्स्ट अवकलन में x का अवकलन 1 होगा, दोबारा अवकलन में वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरे उस पर ऑपरेट होकर के 0 बना देंगे उसको, तो आगे के सारे पद अब आपको 0 मिलने वाले हैं। तो यही बेचारा एक बच गया, ठीक है। तो x प्लस 5/6, ठीक है, और d ऑफ x मतलब कि d मतलब अवकलन, तो x का अवकलन 1, तो केवल इतना ही बचा दोस्तों, बस और कुछ भी नहीं बचा। पी आ चुका है, देख लो कितना सरल है, कितना सरल तरीके से बना है दोस्तों। कंप्लीट सॉल्यूशन लाने के लिए आप सी एफ और पी आई को जोड़ दीजिए, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लिखेंगे कैसे, अतः दिए गए समीकरण का संपूर्ण हल है y = CF प्लस PI, तो बराबर C1 e की घात में 3x, C2 e की घात में 2x, और PI कहाँ है दोस्तों, PI जो है वो है 1/6 x प्लस 5/6, 1/6 x प्लस 5/6। देख लीजिए दोस्तों, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। आप चाहो तो 1/6 को यहाँ अंदर गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x/6 प्लस 5/36, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख सकते हो x/6 प्लस 5/36। तो देखो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी सवाल बन गया, बहुत ही जबरदस्त सरल तरीके से बना है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3, ठीक। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सबसे पहले तो आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d के स्थान पर m रखिए, तो क्या हो जाएगा m³ प्लस 3m² प्लस 2m,
एम क्यूब प्लस 3m² प्लस 2m बराबर 0। m कॉमन निकलेगा, m² प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो m की वैल्यू 0 मिल गई दोस्तों, ठीक है। और आपको यहाँ से m² प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0, ये m बराबर 0 एक सिंगल वैल्यू। इसको आप तोड़ेंगे, m² प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0, m बराबर 0, m कॉमन निकलेगा, ठीक है। m कॉमन निकलेगा तो m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन निकलेगा, m प्लस 2 बराबर 0, m बराबर 0। और m प्लस 2 m प्लस 2 कॉमन निकलेगा, फिर कॉमन निकलेगा तो m प्लस 1 बचेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से m के दो मान मिलेंगे, -2 और -1, ठीक है। और ये 0 अपने को मिला है अलग से, ठीक है। अब गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर m की 3 वैल्यूज मिली है हमको, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से लिखेंगे? देखो सूत्र क्या होता है, c1 e की घात में पहला रूट जो है, यानी कि जैसे m1 है तो m1x यानी 0x, c2 e की घात में -2x, c3 e की घात में -1x यानी -x। तो e की घात में 0x मतलब e की घात 0, e की घात 0 का मान 1, तो c1 प्लस c2 e की घात में -2x, c3 की घात में -x। ये आपका CF आ गया दोस्तों, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। कब क्या निकालना है दोस्तों? इसका PI। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये वाला। अब PI कैसे निकालेंगे अपन? तो ये आएगा आपका 1/FD अर्थात d³ प्लस 3d² प्लस 2d, और यहाँ पे आएगा Q के रूप में, यहाँ पे है दोस्तों आपके पास x²। दोस्तों यहाँ खेल थोड़ा अलग है, और वो खेल अलग किस बात पे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो अलग है दोस्तों खेल, वो ये है कि यहाँ पे नीचे में 1 लाने के लिए क्या किया जाए, यही बात यहाँ मेन है दोस्तों, ठीक है। इसको 1 लाने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, सोचिए 1 लाने के लिए क्या किया जाए। तो मैं तो कहता हूँ जो सबसे सरलतम दिखे उसको आप कॉमन निकाल लो। 2D को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, 2D को कॉमन निकाल दो ताकि वहां 1 बच जाए। सीधी सी बात है, कितना सरल है। तो 1 लाने के लिए 2D को बाहर निकाल दो, ठीक। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2D बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। अच्छा एक और बात, जब 2D बाहर निकाल रहे हो तो क्योंकि D तो सब में से बाहर निकल रहा है, देखो D कॉमन निकल ही रहा है वैसे भी। जब यहाँ D निकलेगा तो d² बचेगा, यहाँ D निकलेगा तो 3D बचेगा, परंतु 2 सिर्फ यहाँ था, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए बटे में जाएगा, ठीक। और ये x²। अब 1/2D, ठीक है, इसको ऊपर चढ़ाओ दोस्तों तो हो जाएगा 1 प्लस d² प्लस 3D/2 पूरे की घात में -1 x²। दोस्तों फिर से समय आ गया है सूत्र लगाने का। तो चलिए सूत्र अपन लगाएंगे तो सही, परंतु दिमाग लगा के सूत्र लगाएंगे। x², इसलिए वहां पे d² तक के काम की चीजें हैं, d³ d की घात 4 वाले काम की चीजें नहीं है, ठीक है। इसकी घात के हिसाब से वहां पे ध्यान दिया जाता है। चलिए 1/2D, चलिए 1 प्लस इस पूरे को x मानो तो 1 प्लस x की घात में -1, यानी ये सूत्र लगेगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट अपन लगा दिए, 1 माइनस x के स्थान पर ये आपका d² प्लस 3D/2, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें x² पर ऑपरेट होकर आपको कुछ न कुछ देंगी, क्यों? क्योंकि d² और 3D है यहाँ पे, ठीक है। d³ अगर आ जाए तो उसको इग्नोर करना है, क्यों? क्योंकि d³ जब x² पर ऑपरेट होगा तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। d³ मतलब 3 बार अवकलन, ठीक है। ये 2 बार अवकलन तक टिक सकता है, देखो एक बार अवकलन करोगे तो 2x, फिर एक बार और करोगे तो 2, फिर तीसरी बार अगर किए तो 0, ठीक है। तो चलिए 1 माइनस एक्स प्लस क्या करेंगे, x²। चलिए x² कीजिए, यानी इतने का स्क्वायर, और यूं ही चलता जाएगा। क्यूब अगर करेंगे दोस्तों तो क्यूब से फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो क्यूब करेंगे ना तो d², चलो मैं अगर रफ में आपको लिख के बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि सर आपने स्क्वायर तक लिखा, क्यूब अलग क्यों नहीं लिखा?
अगर मैं क्यूब वाला करके देखूं दोस्तों, चलिए क्यूब वाला करके देख रहा हूं, तो क्या होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है, ए का क्यूब यानी डी स्क्वायर का क्यूब, टी की घात 6 मिल जाएगा अपने को, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं बच पाएगा। बी का क्यूब, ए का क्यूब, अच्छा ए का क्यूब फिर क्या होता है, ए का क्यूब धन 3a² बी, तो 3a² बी, तो ए स्क्वायर में बी की घात 4 ऐसी हो गया है, तो ठीक है, बी करके वो दिख मतलब डी की घात 5 हो जाएगा, तो 3a² बी में नहीं टिक पाया। फिर क्या था, 3ab², 3ab² में भी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3ab² में, हाँ ये तो एक्स स्क्वायर है ना, 3ab² करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3ab² करेंगे अपन, ठीक है ना। कौन सा सूत्र की बात चल रही है आपको पता है ना, देखो a प्लस बी क्यूब की बात चल रही है, a प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब 3ab², 3 मतलब 3a² बी, फिर 3ab² प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये सूत्र है। a के स्थान पर देखो d² को, b के स्थान पर देखो 3d को, तो a क्यूब का मतलब क्या होगा, a क्यूब का मतलब क्या होगा, d² का क्यूब यानी d की घात 6, 3a² बी मतलब क्या होगा, a² करेंगे तो d² का स्क्वायर, d की घात 4, और ये और d मिला करके कितना हो जाएगा दोस्तों, d की घात 5 हो जाएगा, तो यहाँ d की घात 5 मिलेगा आपको। फिर 3ab², तो b मतलब सॉरी a मतलब d² और b² मतलब 3d², तो कुल मिलाकर के इस पद में भी हमको d की घात 3 से 3 क्या 2 से ज्यादा मिलने वाली है, अपने को 2 घात वाले को ढूंढना है भैया, इसमें सब में 3 घात आपको मिलबच करेगा। यहाँ बी क्यूब है खुद अपने आप में, तो 3d का होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डी क्यूब मिल जाएगा, मतलब सारे के सारे पद अपने को d² से ज्यादा वाले यानी कि d की घात 2 से ज्यादा वाले मिलने वाले हैं, इसलिए क्यूब का यहाँ पे कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें से भी देखना कुछ कुछ तो यही छट जाएंगे, देखना ये वाले में से, ये तो दोनों टिकेंगे, ठीक है। चलिए ये x², देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आप वो देखिए, आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाना है दोस्तों, कि यहाँ पे आप देखेंगे x², देखो जरा देखो, ये d² x² पे लगेगा तो अपने को कुछ न कुछ मिलेगा नॉन जीरो, ठीक है। इसमें से क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अपन रफ में तोड़ के देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a² मतलब d के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 घात हो गया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो b² मतलब हो जाएगा 9/2d², यानी बच रहा है d²। उसके बाद जब 2ab करोगे तो दोस्तों देखो a² b² 2ab, 2ab करोगे तो क्या होगा, 2 a की जगह d² और b की जगह 3d, तो d³ आ गया यहाँ पे, तो 1 और 2 मिलकर 3 पावर हो गया, ये खत्म, ये x² पे ऑपरेट होकर 0 आ जाएगा। तो a प्लस b² जब हम सोच रहे हैं तो a² करने से d की घात 4 मिल रहा है, उसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि x² को वो खत्म कर देगा। उसके बाद जब अपन b² सोच रहे हैं तो 9d², ठीक है, 9d² होगा। अच्छा बाई 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, बाई इसमें भी वर्ग है ना, तो ये बटे 4 मिलेगा दोस्तों, ये चीज हमको यहाँ से मिल रही है। इकलौती यही चीज है जो x² पर ऑपरेट होकर के हमको कुछ न कुछ नॉन जीरो राशि दे सकती है, ठीक है। फिर जब आप 2ab की सोचोगे ना, तो 2a की जगह d² और b की जगह 3d लगाओगे तो यहाँ पे भी आपको d की घात 3 मिलेगा, तो इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये भी x² पर ऑपरेट होकर अपने को 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज बस बची है दोस्तों यहाँ पे। अब टोटल d² वाला हिसाब किताब लगा लेते हैं, तो -d²/2 अपन इसमें से माइनस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, -d²/2 कर लेते हैं, ठीक है। ये -d²/2 यहाँ बचा, ये बचेगा ना भाई -d²/2, और इनमें से कौन कौन बचा है, 9/4d², ठीक है। तो एलसीएम आएगा इसका 4, तो 9d² - 2d² मतलब 7/4d², 7/4d², और ये बचेगा बेचारा -3/2d, ठीक है, 3/2 माइनस के कारण -3/2d, और फिर ये x², और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो देखा दोस्तों आपने कि ये जो चीज बची है तो उसको, अच्छा उसको इसलिए बचाएगा क्योंकि इसमें से कम एक चीज तो ऐसा मिला जो x² पे ऑपरेट होकर हमको कुछ न कुछ दिया, कुछ न कुछ तो दिया सॉरी, उसने हमको कुछ न कुछ तो प्रदान किया, इसलिए उसको लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी² का सूत्र लगा रहे हैं
तो डी की घात 4, ठीक है ना, ए का वर्ग फिर क्या होता है 3, सॉरी ए का वर्ग प्लस 2 ए बी प्लस बी का वर्ग। तो आप देखो केवल और केवल यहाँ बी के वर्ग में बस हमको डी स्क्वायर मिल रहा है, जो एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होके हमको कुछ ना कुछ देगा। यहाँ डी की घात 3 मिल जा रहा है, यहाँ 4 मिल जा रहा है, एक्स स्क्वायर को वो निपटा देगा, क्योंकि वो इस पर 2 बार अवकलन करने के बाद 3 बार अवकलन करने से 0 हो जा रहा है। इसलिए इन दोनों को हम लोग लिखे भी नहीं, इन दोनों को देखे भी नहीं, केवल इसका यूज किए। तो 3d स्क्वायर अर्थात 9d स्क्वायर, परंतु बटे में 2 है, उसका वर्ग होकर के 9/4d स्क्वायर। यहाँ d स्क्वायर बाई 2 था, माइनस में था, उनका हिसाब किताब किया तो कुल मिला के 7/4d स्क्वायर और -3/2d यहाँ पे अपने को मिला। अब आप इत्मीनान से एक्स स्क्वायर पर इन सबों को ऑपरेट कीजिए। तो ये तो 1 है बेचारा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा 7/4 और डी स्क्वायर मतलब 2 बार अवकलन, एक्स स्क्वायर का 1 बार अवकलन करेंगे तो 2x, एक बार और करेंगे तो 2, तो यहाँ पे मिलेगा 2, ये 3/2 और डी मतलब 1 बार अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का 1 बार अवकलन करने से कितना मिलेगा 2x। चलिए अभी काम खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी तो नीचे में डी है ना, याद करो यहाँ 2d कॉमन निकला था, तो अभी तो 1 बार डी से हमको सामना करना है, बल्कि ये 1/d है ना, मतलब दिमाग लगाइए, डी मतलब अवकलन होता है तो 1/d मतलब समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखे रहिएगा। ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कट पिट के 7/2 होगा, ये 2 कटेगा तो 3x आएगा। अब समाकलन करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्या होगा देखिए, तो ये अपन निकाल रहे हैं पी आई, ठीक है। देखो ये 1/2 है, चलो 1/2 को मैं बाहर रहने देता हूँ, और 1/d मतलब सबों का इंटीग्रेशन। चलिए तो डायरेक्ट आप करते जाइए काम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, 7/2 के लिए हम लोग लिखेंगे 7/2x, ठीक है, क्योंकि 7/2 का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट बन के बाहर निकलेगा, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद क्या है -3 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। तो ये आया दोस्तों आपका क्या चीज, यहाँ पे पी आई आ गया, ठीक है। 1/2 x³/3 -3/2 x² प्लस 7/2x, जबरदस्त तरीके से आया है, सही आया है दोस्तों आंसर। अतः दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट पूर्ण हल है, ठीक है, तो आप लिखेंगे अभिष्ट पूर्ण हल, ठीक है, तो y बराबर CF प्लस PI। तो CF तो अपन निकाले दोस्तों, C1 e की घात में -2x, सॉरी C1 अपने को सिंगल मिला है ना, C1 प्लस C2 e की घात में -2x प्लस C3 e की घात में -x, ये CF हो गया, और PI हाफ x³/3 प्लस 7/2x माइनस 3x²/2। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया दोस्तों। कितना जबरदस्त तरीके से बना है, कहीं पर भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आपको मैं एक खास बात बताता हूँ, चौथा सवाल जो है वो आपका होमवर्क है दोस्तों। देखिए 3 सवाल हमने समझे, हमने बनाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चौथा सवाल में खास क्या है, कुछ भी तो नहीं, क्यों के रूप में आपको ये इन दोनों का योग दिख रहा है, तो कुछ न कीजिएगा, आप अलग अलग बांट लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको उसमें थोड़ा आपको हिंट बता देता हूँ। चलो देखो, जब आप पी आई निकालेंगे इस सवाल में, तो यहाँ पे आपको d² - 4d + 4 और यहाँ क्या है x² प्लस EX, कुछ नहीं करना है, बांट दो इसको सबसे बिंदास, आप बांट लीजिए। d² - 4d + 4 को इस पे बांटो x², फिर d² - 4d + 4 इसको बांटो e की घात x में। चाहो तो आप साथ साथ दोनों का सॉल्यूशन, इसको इस e की घात x के लिए क्या नियम होता है आपको पता होगा, d के स्थान पर अपन x का जो ये गुणांक है उसको रख देते हैं, तो आप उस तरीके से बना लो। बस रखते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है ना,
रखना तो है, परंतु रखते टाइम ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर इसका जीरो ना हो जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा तो बिंदास रख दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से ये बनेगा। परंतु अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है उस समय हमको कौन सी विधि अपनानी पड़ती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा पिछले वीडियोस में की जा चुकी है, आप जरूर देखिएगा। हम उस समय पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो व्यापक विधि है, जो जनरल रूल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आप लोग यहाँ पे भरपूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये रहा एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए तो अभी अपन मेथड पढ़े ही हैं, तो वो ये अपना अलग नियम से बनेगा, ये अपने अलग नियम से बनेगा, बीच में प्लस है, साथ साथ चलते चलिएगा, पी आई आ जाएगा। अगर मान लीजिए ज्यादा टर्म्स होते हैं, मान लो एक और का दो टर्म्स होता और होता तो अलग अलग सब में बढ़ता। और अगर आपको लगता है कि सर एक साथ लिखने से बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस पूरे को आप पी आई वन मान लो, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल वन, इस पूरे को आप पी आई टू मान लो, फिर अगले को पी आई थ्री मान लो, इस तरीके से मान लो, फिर बारी बारी से एक एक को लेते हुए सॉल्व करो। पी आई वन पहले निकाल लो, फिर पी आई टू को ले लो, उसको सॉल्व कर लो, फिर ऐसे ही पी आई थ्री पी आई फोर जितने भी बन रहे हैं सबको अलग अलग सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेने के बाद अब भाई आखिर सब इसके टुकड़े तो थे ना, ये यहाँ पे जब आप सबको पी आई वन पी आई टू नाम दे दोगे ना, तो इसको एक इक्वेशन दे देना, मान लो इक्वेशन नंबर कुछ भी आप नाम दे दो, मान लो इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक है, कोई भी इक्वेशन नंबर आप नाम दे देना। फिर जब आप सारे पी आई निकाल लो ना, पी आई वन पी आई टू पी आई थ्री पी आई फोर सब जब निकाल लो, उसके बाद यहाँ पे सबों की वैल्यू आपको यहाँ पे सबों की लिखनी है। जब आप यहाँ पे पी आई वन पी आई टू पी आई थ्री पी आई फोर सारे के सारे सबकी वैल्यू यहाँ पे जब आप लिख दोगे, तो वास्तव में वो सभी का टोटल जो है वो आपका फाइनल पी आई बनेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपको तैयार होगा ना, वो इन सभी टुकड़ों का योग होगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ये सारे सवाल सारे नियम, इन सूत्रों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पुराने हैं परंतु अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और किसी भी प्रकार की डाउट के लिए निसंकोच बेझिझक पूछें। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो जरूर जरूर आप जुड़ सकते हैं, आपको तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वहां पे क्यू के रूप में देखते हैं फिर कौन सा अगला हमारा कौन सा फंक्शन है और किस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते हैं उसका, तो ये देखना बाकी है दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।